अब देखो यहीं से मैं अगला टॉपिक कनेक्ट कर, मैंने बोला टाइम इंटरवल तो हमने बनाया अपनी मर्जी से। चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करने के होते हैं दो तरीके, एक होते हैं फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करने के हैं दो तरीके, फिजिकल और केमिकल, और इससे एनटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है भाई, और ये अगला टॉपिक कनेक्ट हो गया है जिसका नाम है डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करने के हैं दो तरीके, फिजिकल और केमिकल। ऑब्वियसली बेटा रिएक्टेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल केमिकल, और प्रोडक्ट्स की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जब रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मिक्सचर में पहले रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट कम थे, रिएक्शन प्रोसीड होते जाएगा, रिएक्टेंट्स बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट्स कम होते जाएंगे, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, चेंज। अगर हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करें और उससे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मालूम करें तो ये कहलाएगा फिजिकल मेथड। और अगर किसी केमिकल प्रॉपर्टी में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व करके उससे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करें तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल मेथड। समझ में आई ये बात? फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड इजी है बेटा। फिजिकल मेथड 6 हैं जिनके नाम याद रखिएगा। पहला फिजिकल मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, दूसरा है कोलोरीमेट्रिक मेथड, तीसरा है रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड, चौथा है पीएच मेथड, पांचवा है कंडक्टिविटी मेथड, और छठा है पोलैरिमेट्रिक। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, किताब में भी इतना ही है, सवाल भी ऐसे ही आए हुए हैं, आपको इनके नाम और इनमें ऑब्जर्व की जाने वाली फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। अब स्पेक्ट्रोमेट्रिक, इसमें बताइए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया जाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब जैसे बेटा रिएक्टेंट्स लेट सपोज ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, ग्रीन की एब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी, ब्लू की रिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। तो यहाँ हम किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो कि एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये फिजिकल मेथड क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। कोलोरीमेट्रिक, कलर चेंज। बेटा रिएक्टेंट्स अगर कलरलेस है और प्रोडक्ट में लाइक कॉपर सल्फेट बन रहा है जो ब्लू कलर का होता है, तो क्या होगा, रिएक्शन के दौरान कलरलेस से ब्लू कलर चेंज होता जाएगा ना। तो जब हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे और उससे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल मेथड कोलोरीमेट्रिक। ऐसी बेटा रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक, इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, पीएच मेथड में, क्योंकि पीएच को मालूम करने का फिजिकल मेथड भी होता है ना, पीएच पेपर वाला, तो पीएच मेथड। कंडक्टिविटी मेथड, बेटा अगर रिएक्टेंट्स कंडक्शन नहीं करते, प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देख रहे हैं तो ये कंडक्टिविटी मेथड कहलाएगा। पोलैरिमेट्रिक में रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा जो मैं अगली क्लास लूंगा ना केमिस्ट्री ऑफ लाइफ वाली, उसमें ये बात आएगी तो वहां पे मैं कनेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है, छोटे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, उनको हम एक खास किस्म की लाइट से स्टडी करते हैं, जिसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं।
और वो लाइट जो है ना, जब वो मॉलिक्यूल पे या क्रिस्टल पे टकराती है ना, तो फिर रोटेट होती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज को लीवो रोटेशन कहते हैं, क्लॉकवाइज को डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं। ये बात आएगी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में बताऊंगा। तो अब अगर लेट सपोज रिएक्टेंट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं लाइट को, और प्रोडक्ट्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज से चेंज होकर क्या होती जाएगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ लाइट को। तो ये क्या कहलाता है, पोलैरीमेट्रिक मेथड। केमिकल मेथड में बेटा एक ही एग्जांपल है जो बहुत आसान है, आप सब कर, टाइट्रेशन। बेटा अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने टाइट्रेशन की थी, तो आप क्या मालूम करते थे टाइट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते थे, एसिड या बेस की अमाउंट मालूम करते थे ना, दो ही चीजें, नॉर्मेलिटी एंड अमाउंट। तो बेटा जैसे इस रिएक्शन में देखो, प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है, एसिटिक एसिड है, मुझे एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, तो हर इंटरवल पे जो सैंपल मैं ड्रॉ करूंगा, मैं उस सैंपल को NaOH के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट कर लूंगा, और उससे मुझे क्या पता चल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है बेटा, तो इस तरह मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ। टाइट्रेशन क्योंकि एक केमिकल प्रोसेस है, तो अगर टाइट्रेशन के जरिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मालूम करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल मेथड। क्लियर हो गया बेटा? तो ये दो टॉपिक्स आपके हो गए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन वेलोसिटी, और उसके बाद मेथड्स टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शंस। बेटा दो टॉपिक्स बाकी हैं चैप्टर में, 2 मिनट जरा मैं रुक रहा हूँ सांस लेने के लिए, आप भी सांस लें। ठीक बेटा, हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस के हवाले से ये पढ़ा कि कुछ रिएक्शंस स्लो होते हैं, कुछ फास्ट। अब जब ये सवाल उठा कि why some reactions are fast and some are slow, हाँ भाई, क्यों कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शंस स्लो होते हैं, सारे रिएक्शंस एक ही स्पीड पर क्यों नहीं चलते। बेटा जब इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स वजूद में आ गए। ठीक है बेटा, जब इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स वजूद में आए, और वो बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन कौन से? 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और एक है इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए जब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकले। ये है हर चीज की शुरुआत एक सवाल से होती है ना, एक वाई से होती है, एक हाउ से होती है, एक व्हाट से होती है, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट होती है। इस पर आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं और एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं? बेटा ग्राउंड स्टेट लोएस्ट एनर्जी स्टेट को कहते हैं, और एक्साइटेड स्टेट हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को कहते हैं। ये सबसे ज्यादा जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है। सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट। पार्टिकल जो कि बिल्कुल सुकून से सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट में है, तो हम कहते हैं कि वो कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। और बेटा एक पार्टिकल में जितनी मैक्सिमम एनर्जी आ सकती है, वो जब उसमें वो मैक्सिमम एनर्जी आ जाती है, तो उसकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, उसकी एक्साइटेड स्टेट। ये बात समझ में आ गई? लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज ग्राउंड स्टेट एंड हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट। नाउ पहला कॉन्सेप्ट है इंटरनल
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट। बेटा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी स्टेट होती है बेटा? लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जितनी एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी तो मैंने बोला था आराम से, मैंने बोला था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिल्कुल आराम से पड़े हुए। तो इसका मतलब यही है कि दायरा एनर्जी स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है, सब जानते हैं। तो बेटा जब रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में उनमें जितनी टोटल एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? उनकी इंटरनल एनर्जी। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी T, maximum energy of reactant molecules that is in excited state। अब बेटा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में आ गए, तो हमने क्या पढ़ा है कि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होती है मैक्सिमम। तो जितनी होती है उसे क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो भाई ग्राउंड स्टेट में जितनी टोटल एनर्जी है वो क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। और एक्साइटेड स्टेट में जितनी टोटल एनर्जी है वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ठीक है भाई, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ग्राउंड से कौन सी स्टेट में जाना है? एक्साइटेड स्टेट में। तो ऑब्वियसली बेटा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। बेटा वो मजीद एनर्जी कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको EA कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी required to reach the threshold। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है, तो उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए, ठीक बेटा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है तो उन्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए मजीद एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब बेटा देखो इसकी एक एनर्जी डायग्राम होती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है, इसमें y एक्सिस पे एनर्जी ली जाती है, अब क्योंकि y एक्सिस पे एनर्जी है तो ऑब्वियसली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो y एक्सिस में आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है बेटा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट। ऑब्वियसली सबसे नीचे वाला सबसे कम एनर्जी वाला होगा, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा एनर्जी वाला, सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा एनर्जी वाला। बेटा हमेशा हाईएस्ट पॉइंट एनर्जी के लिहाज से जो होता है वो क्या होता है? थ्रेशोल्ड। अच्छा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की लोएस्ट एनर्जी ये है, तो ये क्या होगी? इंटरनल एनर्जी यानी कि U।
अब देखो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी बढ़ाकर कहां तक ले जानी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड तक, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का रास्ता थ्रेशोल्ड से होकर गुजरता है। तो अगर रिएक्टेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी एनर्जी जो है, सॉरी, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो उन्हें अपनी एनर्जी यहां से बढ़ाकर, अभी इतनी एनर्जी है ना, यहां से बढ़ाकर कहां तक ले जानी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड तक। और उसके लिए जो इजाफी एनर्जी चाहिए, इतनी तो ऑलरेडी मौजूद है इंटरनल, जो इजाफी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब अगर इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम मैथमेटिक्स निकालें तो थ्रेशोल्ड बराबर होगा इंटरनल प्लस एक्टिवेशन। इतनी एनर्जी पहले से है ना, जब इतनी मजीद ऐड होगी तो थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा। तो U प्लस ई ए इज इक्वल टू टी, थ्रेशोल्ड बराबर है इंटरनल प्लस एक्टिवेशन के। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो वो कैसे आएगी, थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल। तो कभी कभी सवाल आता है कि थ्रेशोल्ड यहीं पर गिवन होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कि ये 40 किलो जूल है और ये 10 किलो जूल है, तो बताओ ये कितना होगा। बहुत आसान है, अगर थ्रेशोल्ड 40 किलो जूल्स है और इंटरनल 10 किलो जूल्स है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, 30। सिंपल सी बात। So this is called energy profile diagram. अच्छा भाई, आखिरी कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है भाई, इफेक्टिव, अच्छा भाई इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होता है, कोलिजन्स ड्यू टू विच एनर्जी रीचेस द थ्रेशोल्ड। एक सवाल है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब ग्राउंड स्टेट में है, उनकी इतनी एनर्जी है, उन्हें मजीद एनर्जी चाहिए, एनर्जी आती कहां से, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है, ये मजीद एनर्जी ये कहां से आती है, ये बेटा कोलिजन से आती है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन्स करते हैं तो हर कोलिजन के नतीजे में एनर्जी बढ़ती है। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक कोलिजन हुआ जिसके नतीजे में एनर्जी यहां तक बढ़ी। मुझे बताओ क्या इस कोलिजन के नतीजे में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इन ये कोलिजन बेकार हुआ, फिर कोई कोलिजन हुआ उसके नतीजे में एनर्जी यहां तक बढ़ गई, क्या ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। फिर एक कोलिजन हुआ जिसके नतीजे में एनर्जी यहां तक आ गई, क्या इस कोलिजन के नतीजे में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये दो कोलिजन्स तो बेकार हुए थे, लेकिन ये वो कोलिजन है जो अपने नतीजे पे पहुंचा, यानी कि ये वो कोलिजन है जिसके नतीजे में एनर्जी इतनी बड़ी कि थ्रेशोल्ड तक पहुंची और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट। तो बेटा वो कोलिजन्स जिनके नतीजे में एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है और फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो कोलिजन्स क्या कहलाते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या सारे कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं, तो जवाब है नहीं, नॉट कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ये इफेक्टिव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये वाला हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। जरा एक वक्त में एक कोलिजन तो नहीं हो रहा ना, एक वक्त में बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं। अगर उनमें ज्यादा कोलिजन इफेक्टिव है, अगर उनमें ज्यादा कोलिजन इफेक्टिव है तो एक वक्त में रिएक्टेंट के ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे। ठीक है बेटा,
तो ज्यादा मॉलिक्यूल एक्साइट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, एक वक्त में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन यही है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर एक वक्त में ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, ऐसे रिएक्शन को फास्ट करेंगे। सही है? और अगर एक वक्त में इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो रहे हैं तो कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, कम प्रोडक्ट बनेगी, कम रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? स्लो। तो अब देखो बात वहीं पे ले आए वापस जहां से शुरू की थी। इन कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत कहां से हुई थी कि व्हाई सम रिएक्शंस आर फास्ट एंड सम आर स्लो। तो सारे कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिव कोलिजन्स। अब इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इनवर्सली रिलेटेड है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से। फबिया कह रही है कि सर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो रिएक्शन को इनिशिएट करती है, तो वही तो हो रहा है, पूरी बात ही वही हो रही है मेरे बच्चे। कोलिजन होंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही तो रिएक्शन है ना बेटा। बात यही तो हो रही है और हो क्या रही। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे भाई? अगर किसी प्रोसेस के लिए ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, लाइक मैं यहां पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, इतनी सारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, तो क्या सिर्फ कोलिजन्स के नतीजे में इतनी सारी एनर्जी का मिलना मुमकिन होगा? नहीं होगा ना। यही तो वो रिएक्शन होते हैं जिन्हें हीट करना पड़ता है, हीट करके हम एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है कि सिर्फ कोलिजन से एनर्जी अचीव हो ही नहीं सकती। तो बेटा अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी ना तो ज्यादातर कोलिजन्स बेकार होंगे, उनके नतीजे में इतनी एनर्जी अचीव नहीं हो पाएगी कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचे और एक्साइट हो जाए। जब ज्यादातर कोलिजन्स बेकार होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम। तो अब तीनों का रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। असल में जो सवाल का जवाब है वो ये है कि व्हाई सम रिएक्शंस आर फास्ट एंड सम आर स्लो। तो बेटा रिएक्शंस को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है। बेटा वो रिएक्शंस जिसमें रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे रिएक्शंस में इफेक्टिव कोलिजन्स कम होते हैं और इसी वजह से उनका रेट भी कम होता है, यानी वो स्लो होते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कम होती है, वहां ज्यादातर कोलिजन्स में वो एनर्जी अचीव हो जाती है, ज्यादातर कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, वो रिएक्शन होते हैं फास्ट। बेटा समझ में आ गई ये बात सबको? रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया आप लोगों ने ये पूरा। अब इसी पूरे टॉपिक से आखिरी टॉपिक डिस्कस होगा। आखिरी टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कॉल सर तनवीर आ गए हैं तो मैं देखना, सॉरी मुर्तो जरा देखना सर तनवीर कहाँ पे, नहीं की कॉल है, अगर यहाँ है तो यहाँ बुला लो बस। ठीक है बेटा सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताइए सारे बच्चे। मैं कह रहा था कि